50 से ऊपर इंडियंस पकड़े गए हैं ईरान में जासूसी के इल्ज़ाम में। और यहीं से 2020 में वो जो कतर में वाक़या हुआ था वो भी याद आ जाता है, जिसमें इंडिया के नेवल ऑफिसर्स को पकड़ा गया था, उनके जवानों को पकड़ा गया था जो कि कतर में काम कर रहे थे। उन पे इल्ज़ाम था कि वो जासूसी करते हैं कतर में, इज़राइल को, बाकी कंट्रीज़ को यहाँ की इन्फॉर्मेशन देते हैं। बाद में जब तहकीकात होती हैं तो पता चलता है कि इल्ज़ाम दुरुस्त था, जिसके ऊपर कतर जो है वो इन इंडियन ऑफिसर्स को ना सिर्फ सज़ा देता है बल्कि एक दो को तो शायद सज़ाए मौत की भी वहाँ पे इत्तला दी जाती है। लेकिन बाद में इंडिया खैर उनमें आपस में कोई डील हो जाती है। अभी पिछले साल कहा जाता है कि उनको अब इंडिया वापस लाया जाएगा। लेकिन जहाँ पे जो इससे बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान में ये जो टारगेट किलिंग हुई है उनके जो बड़े-बड़े ऑफिसर्स की, उनके चीफ्स की, जो उनकी असैसिनेशन हुई है वो बहुत ही कम ड्रोन्स में हुई है। बहुत ही कम उनको मिसाइल से हिट किया गया, बल्कि उनकी बाकायदा टारगेट किलिंग की गई है। जिसके लिए ईरान में से ही इसराइल की जो सर्विलेंस हैं, जो उसके जो वहाँ पे जासूस हैं, स्पाई हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं, वो उड़ते हैं, इन लोगों को टारगेट करते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। जिसके ऊपर ईरान कहता है कि ये बेसिकली ईरान के लोग हैं जिन्होंने किसी ईरान के दोस्त मुल्क यानी कि थर्ड वर्ल्ड या फिर किसी थर्ड पार्टी कंट्री में उन्होंने ट्रेनिंग दी है और यहाँ पे आके वो इसराइल में की मदद से ईरान में लोगों को हिट कर रहे हैं। जिसके ऊपर बहुत से लोगों ने इशारा किया था कि ये इंडियंस ही हो सकती है, क्योंकि इंडिया के इज़राइल के साथ भी रिलेशंस अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान का रोला भी आता है। पाकिस्तान कहता है कि ये जो कुलभूषण यादव था ये ईरान से पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान के खिलाफ एक तहरीक है उसको मॉनिटर कर रहे थे, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के काम वहाँ पे कर रहे थे। पाकिस्तान ने कई बार कहा है कि वहाँ पे पूरी एक रॉ का वहाँ पे नेटवर्क बना हुआ है बलूचिस्तान का, जो कि वो ईरान से मॉनिटर करते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। पाकिस्तान ने कई बार उससे कहा। देखिए यहाँ पे मुझे ईरानियों की समझ तो छोड़ो, आए ना आए, इंडियंस की समझ नहीं आती। मतलब कि वो इजराइल को लेकर भी चलना चाहते हैं, वो ईरान को लेकर भी चलना चाहते हैं, अमेरिका को लेकर भी चलना चाहते हैं, चाइना को भी लेकर समझाना चाहते हैं। अब देखें ना, शंघाई ताउन तंजीम है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, ईरान हो, काज़ाकिस्तान, ये जो सेंट्रल एशिया कंट्रीज है, रशिया हो, चाइना तो उसको लीड करता है, ये सभी उसमें शामिल है। और आगे चल के कहा जाता है कि ये साउथ एशिया की जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज है उनका एक नेटो इत्तेहाद बनने जा रहा है। अब ईरान पे हमला हुआ है क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम का ईरान हिस्सा है, तो चाइना ने उसके ऊपर एक जॉइंट जो ना एक क्या बोलते हैं उसको, मुश्तरका एलामिया जो है वो जारी किया, जिसमें कहा गया कि हम उसको कंडेम करते हैं। लेकिन इंडिया उस पर एतराज़ करता है कि ये जो इसराइल ने ईरान पे हमला किया है, हम इसको कंडेम करने की जो जॉइंट एक प्रेस रिलीज है उसमें हम शामिल नहीं हो सकते। काफ़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि बेसिकली तो होना ये चाहिए कि जब ये जो शंघाई ताउन तंजीम का कोई भी मुल्क है, किसी के ऊपर कोई खतरा होता है तो सबको मिल के उसका जो ना वहाँ पे उसको कंडेम करना चाहिए। अब यहाँ पे इंडिया की यहाँ पे भी समझ नहीं आती। मतलब चाइना का जो शंघाई ताउन तंजीम है उसमें भी ये शामिल है। ब्रिक्स जो है जिसमें दुनिया की बड़ी-बड़ी जो उभरती ताकतें हैं इकोनॉमी के हिसाब से, वो उसमें ऐड है, उसमें भी वो ऐड है। फिर 5 मुल्क का इत्तेहाद बना हुआ है चाइना के खिलाफ ही, उसमें भी ऐड है। फिर ये कहते हैं कि हम तो हैं ही वो क्या बोलते हैं आसियान, वो हम तो बिल्कुल न्यूट्रल वाले हैं। और यहाँ पे कनाडा में सिख रहनुमा कत्ल होते हैं तो पता चलता है कि वो इंडिया के रॉ का काम है। फिर पता चलता है कि यूएसए में भी एक सिख साहब को कत्ल करवाने वाले थे। लेकिन इनकी जो इंटेलिजेंस है वो इतनी नाकामी है कि इन्होंने वहीं पे कोई एफबीआई के बंदे को सुपारी दे दी कि इस बंदे को हमने भड़काना है तो आप भड़का दें। मतलब अमेरिकन इंटेलिजेंस के बंदे को ये पैसे देते हो, पकड़े गए, जिसके ऊपर इनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी। और अभी G7 जो इजलास कनाडा में होना है, उसमें मोदी साहब को इनवाइट भी नहीं किया जा रहा था। बड़ी मुश्किल से इंटरनेशनल प्रेशर आता है, उसके बाद कनाडा आखिरी लम्हात में मोदी जी को इनवाइट करता है कि G7 में आए, वरना उनका कोई इरादा नहीं था कि इनको इनवाइट किया जाए, क्योंकि कनाडा में एक सिख रहनुमा का कत्ल होता है, उनकी असैसिनेशन होती है और इंडिया की रॉ जो इंटेलिजेंस है उसमें मुलव्वस निकलती है। अब यहाँ पे जो आखिर में मेरा सवाल है ना, जो मैं ये समझ आती है वो ये कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में मिडल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में इंडियंस रहते हैं, चाहे ईरान हो, चाहे कतर हो, यूएई हो, बहरीन हो, कुवैत में अच्छी खासी तादाद है, सऊदी अरब में तो खैर क्या कहने हैं, उर्दन जी जितने भी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ है वहाँ पे जो इंडियंस है वो मौजूद है। कोई वहाँ पे ड्राइवर है, कोई किचन का काम करता है, कोई वहाँ पे स्वीपर है, कोई वहाँ पे बिज़नेस करता है, कोई वहाँ पे सुपर स्टोर चलाता है, कोई वहाँ पे खाने-पीने का काम करता है। और इनके वहाँ पे जो उनके बिज़नेसमैन हैं, शहज़ादे हैं, जो उनकी एलिट जो मिडल ईस्ट के जो रहनुमा है, उनसे इनके ताल्लुकात भी हैं। तो यहाँ पे क्या ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? मतलब कि मिडल ईस्ट में कोई भी जासूसी में पकड़ा जाता है, कहीं का भी हो, वो निकलता इंडिया का है। अभी ईरान में जो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो भी ये कहा जा रहा है कि वो जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेकर लोग आए हैं ना, वो मोस्ट प्रोबेबली वो इंडिया से ट्रेनिंग लेकर आए हुए हैं, या फिर इंडिया के स्पॉन्सर ने ईरान में ही कहीं ना कहीं पे उनको ट्रेनिंग दी, ताकि इजराइल के जो एसर्स हैं उनका ना सिर्फ वो दिफा कर सकें बल्कि उनको जो ना डिफेंड भी कर सके। तो अगर ये सूरत हाल बन रही है, हर जगह इंडियंस आ रहे हैं, तो ये तो बहुत सिक्योरिटी रिस्क है। तो इसको अब मिडल ईस्ट की कंट्रीज कैसे देखेंगी, कैसे करेंगी? क्योंकि अब तो पहचान नहीं रहेगी कि कौन इंडियन
जो है वहाँ पे वाक़ई काम कर रहा है और कौन वहाँ पे इज़राइल का काम कर रहा है। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि इंडिया के करोड़ों लोग हैं, तकरीबन 30-40 बिलियन डॉलर्स का जो इनका फॉरेन रिज़र्व है, जो इनका जो सॉरी जो फॉरेन इनका जो बिलियनर मुल्क से इनको पैसा आता है, वो इनका मिडल ईस्ट से आता है और यहीं पे ही वो उनकी जड़ें खंगाल कर रहे हैं। बहुत सीरियस कंडीशन है ये, बहुत सीरियस सिचुएशन है और मुझे नहीं पता कि इसको अब मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं, इसको कैसे इसको आगे लेकर चलेंगी। लेकिन ईरान वालों को तो मज़ा आ रहा होगा ना, मतलब पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इशू को वो वहाँ से डील कर रहे थे। 4 बार की पोर्ट उन्होंने ईरान ने इंडिया को दे रखी है, तो अभी तो मज़ा आ रहा होगा ना आपको। बाकी देखते हैं क्या बनता है, ईरान के अभी भी कान खड़े होते हैं या फिर इसराइल उसके कान पकड़वा देता है, ये तो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा।